जी, तो कल जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने देखा था पावर पॉइंट के बारे में कि पावर पॉइंट क्या होता है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी किसी टॉपिक की, किसी सिनेरियो की प्रेजेंटेशन करनी हो, किसी के सामने प्रेजेंट करना हो, तो हम पावर पॉइंट्स पे स्लाइड्स बनाते हैं। तो उन स्लाइड्स के अंदर कुछ मटेरियल होता है जो बताता है, शो करवाता है एक स्क्रीन के ऊपर कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा था उसके अंदर हम कुछ स्लाइड्स बना सकते हैं डिफरेंट। ये यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड्स हैं इस पावर पॉइंट की फाइल के अंदर जो अभी मैं मेरे सामने ओपन है। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो सेव हम करते हैं चीज़ों को वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। इस फाइल को अगर सेव करना है तो यहाँ पर एक फ्लॉपी डिस्क का साइन बना हुआ है, यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तब भी हम इसको सेव कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका था, फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम सेव पे क्लिक करके भी इसमें जो जो चेंजिंग हमने की है उसको सेव कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमने क्लिपबोर्ड को देखा था। जो भी चीज़ हम कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड के ऊपर आ जाती है, क्लिपबोर्ड के ऊपर जैसे छप जाती है। फिर क्लिपबोर्ड से हम अपनी स्लाइड के अंदर वो चीज़ को पेस्ट करते हैं। उसके अलावा अब स्लाइड्स की बात करेंगे। स्लाइड्स का भी हमने थोड़ा ओवरव्यू देखा था कि स्लाइड्स में क्या होता है। जब भी हम एक स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर अगर मेरे सामने कंप्यूटर साइंस जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें कोई भी इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं इंट्रो टू पावर पॉइंट। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने देखा था कि स्लाइड्स में हमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। न्यू स्लाइड बनाने जब हम लगते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेन्यू ओपन होता है, जिसके अंदर से हम कोई भी स्लाइड जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड हम न्यू बनाना चाह रहे हैं वो किस नौइयत की हो। जैसे यहाँ पर ब्लैंक भी है, कंटेंट विद कैप्शन है, और इसके अलावा पिक्चर विद कैप्शन है, पिक्चर भी लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की हमारे पास स्लाइड्स की ऑप्शंस हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेआउट है। लेआउट से आप देख सकते हो कि ऑफिशियल थीम के लेआउट हैं ये। जो हमने थीम सेलेक्ट किया था इसका उसी तरीके से, जैसे अगर आप कोई स्लाइड न्यू बना रहे हो उसके अंदर आप चाहते हो कि उसका लेआउट ये रहे, जैसे न्यू स्लाइड के अंदर भी ये चीज़ हमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि न्यू स्लाइड का लेआउट। लेआउट बेसिकली होता है कि वो चीज़ दिखने में कैसी लगे, हेडिंग कहाँ पर आ रही हो, उसकी कंटेंट कहाँ पर वो शो कर रहा है। यहाँ पर आप बॉक्सेस देख रहे हो, इन बॉक्सेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊपर जो, यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल के लिए अलग बॉक्स है एक। और इसके अलावा अगर कंपैरिजन हमने करना है दो चीज़ों का आपस में, या इसके अलावा भी अगर दो अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है, तो वो एक बॉक्स में ये आएगा, एक बॉक्स में ये आएगा। यहाँ पर हमारे पास इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से टेबल हम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, कोई ग्राफ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर देने का मकसद ये है कि ये यूज़र के लिए ज़रा आसानी हो जाए कि अगर वो इसमें कोई टेबल बनाना चाहता है या कोई पिक्चर ऐड करना चाहता है तो यहीं पे उसको ऑप्शन आ जाएंगे। उसको ऊपर से जो हेडर है हमारे पावर पॉइंट का, जहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शन मेन्यू है जो ऊपर, वहाँ से सिलेक्ट ना करना पड़े, बल्कि यहीं पे शॉर्ट हैंडेड वो इसको सिलेक्ट कर सके कि इस बॉक्स के अंदर वो क्या चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फ़ॉन्ट की बात करेंगे। फ़ॉन्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का एक अलग बॉक्स है हमारे पास ऊपर मेन्यू में। होम के मेन्यू के अंदर हमारे पास एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में क्या चीज़ है बेसिकली, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि कोई चीज़ भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि वो हमने, जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी हम उस पे ये फ़ॉन्ट वाला जो सिनेरियो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया है, तो अब ये अनेबल हो चुका है मेरे लिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर साइंस लिखा है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसको अगर फ़ॉन्ट में चेंज करना चाहता हूँ, कोई स्टाइल इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस फ़ॉन्ट की स्टाइल के लिए।
ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर हमारे पास यूज़ होता है, कैलबरी भी यूज़ होता है और इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है। उसको आप यहाँ टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है मेरे पास। तो इस तरीके से हम अपने जो भी हम लिखेंगे कंटेंट, जो भी वर्डिंग लिखेंगे उसको किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपीयरेंस जिसकी आपको ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से आपको लगता हो कि ये जो जब हम प्रेज़ेंट कर रहे होंगे तो ये इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जो इसको देख रहे होंगे स्लाइड्स को। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सब अगर बच्चों को इन कर दें। जी, मेरे पास सभी बच्चों को इन कर दें। सभी स्टूडेंट मेरे पास मीटिंग के अंदर ही है, पार्टिसिपेंट 57 है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, वेटिंग में कोई भी नहीं है अभी मेरे पास यहाँ पे। जो भी आ रहे हैं मैं साथ-साथ उन्हें इन कर रहा हूँ क्लास में। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पास, इसको फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली बोला जाता है। जितनी भी ये स्टाइल्स हैं हमारे पास फ़ॉन्ट के राइटिंग को चेंज करने के लिए, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर उसके अलावा अगर हम इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर भी क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बेसिकली टेक्स्ट को कहते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हम इसमें लिखेंगे उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ एक बॉक्स बना है, उसमें से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं ज़्यादा बड़े नंबर की तरफ 80, 88, 96 की तरफ जा रहा हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। 99 अगर मैंने लिखा है तो 9.9 उसने बेसिकली इसको कर दिया। तो यहाँ पर लिख के भी हम इसको इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये 99 हो चुका है। उसके अलावा अगर हम नंबर पे ना जाएँ और यहाँ पर हमारे पास साथ में एक और ऑप्शन है, यहाँ पे भी इसको क्लिक करते रहेंगे। जितना इसको क्लिक करेंगे उतना साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा इसका। और इसी तरीके से साथ में एक कैपिटल ए है, उसके ऊपर एरो का निशान है, एरो का निशान नीचे को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है या नीचे को शो कर रहा है कुछ। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक ऑप्शन है जहाँ पर है लिखा हुआ क्लियर ऑल फॉर्मेट। ए कैपिटल ए बना हुआ है और आगे रेज़र का निशान है। इसका मतलब है कि जो भी हमने चीज़ इस फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई की थी, जब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा, जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। उसी में ये वापस आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये लाल जिनका नहीं आता था। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है एक जो ज़्यादातर और बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हर स्लाइड के अंदर। जब भी हमने किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, जब हेडिंग को हमने एम्फसाइज़ करना हो तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड इसलिए करते हैं ताकि वो ज़रा वर्ड जो है वो नुमाया नज़र आए। अब जैसे इस लाइन के अंदर अगर मैं पावर को बोल्ड करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे बी पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि इसका जो राइटिंग है इसकी वो बोल्ड हो चुकी है, हेडिंग बन चुकी है वो अब, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इटालिक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कोटेशन लिखा हुआ है ये इटालिक में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि ये जो वर्ड है इसका साइज क्या है तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जब आप सिलेक्ट करोगे तब आपको उसका साइज, उसका उसी फॉन्ट का, उसी टेक्स्ट का स्टाइल भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि यही चीजें सिलेक्ट की हुई हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी पे क्लिक करूंगा और ये अब बोल्ड हो चुका है, रैम जो लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से जो रोम है उसको मैं इटालिक करना चाहता हूँ तो मैं, ये हमारे पास एक टेढ़ा सा आई बना हुआ है, इसको करने का तरीका ये भी है कि यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। जब भी मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करूंगा एक छोटा सा टूल बॉक्स मेरे पास ऊपर ओपन हो जाएगा, मैं वहां से भी इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए, चीज़ों को अंडरलाइन करने के लिए हम मैं इसको अंडरलाइन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यू के नीचे लाइन लगी हुई है,
यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि ये जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी फॉन्ट होगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे लाइन हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो भी चीज आप अगर शो करवाना चाहते हो कि जो भी चीज लिखे, जैसे प्राइस लिखी होती है अक्सर कि पहले प्राइस इसकी इतनी थी 999 थी और अब प्राइस और हो गई है, तो वो क्या होता है कि प्राइस के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया होता है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंडरलाइन को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है इसमें। हम अंडरलाइन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये प्रेस करूंगा, यहाँ पर ABC उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। इसके ऊपर कोई लाइन जब लग जाती है तो वो क्रॉस, एक चीज नीचे वाली चीज भी नजर आती है लेकिन वो नजर आता है कि ये चीज क्रॉस कर दी गई है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है फ़ॉन्ट के ऊपर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है चेंज केस। जैसे जितनी भी आपने चीज़ें लिखी हैं, अगर सपोज़ करो ये डिफरेंस जो मैंने लिखा हुआ है, इसका डी कैपिटल है और बाकी सारे जो वर्ड्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे स्मॉल केस में हैं, ABC के। तो यहाँ से मैं उनको केस सेंस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लोअर लोअर केस में कर सकता हूँ, अपर केस में सभी को सभी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि नीचे अगर मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी लिखा हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा अगर कैपिटल ईच वर्ड, अगर मैंने ज़्यादा चीज़ें अप्लाई की यहाँ पर सिलेक्ट की हों, जैसे बिटवीन भी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो भी उसका अगले वर्ड का पहला लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा ये इस तरीके से। तो ये हमारे टेक्स्ट के अंदर किस तरीके का हम फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, ये बॉक्स उसके लिए। नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आता है, उसका है पैराग्राफ का बॉक्स। पैराग्राफ के बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारे पास चीज नजर आ रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर हम चीज़ें जो करेंगे वो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है बुलेट्स का। अगर हमने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर टाइप की हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बुलेट्स, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑलरेडी बुलेट मौजूद है, एक पॉइंट नुमा चीज़ है जिससे हम डिफरेंट अपने सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट एक गोल जो बुलेट है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट कोई फॉर्मेट के बोल्ड्स यूज़ करूँ, जैसे हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे मेरे सामने आ रहा है। यहाँ पर हम सर्कल्स, होलो राउंड बुलेट्स इन्हें कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्ड स्क्वायर बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अनफिल्ड जो है होलो या खाली जो स्क्वायर बुलेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टिक्स हैं, तो इस तरीके के हम बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा, अभी लिखता हूँ बुलेट्स। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा ऊपर वाला जो लाइन थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो नेक्स्ट लाइन पे बाय डिफॉल्ट आपको वो मध्यम सा बुलेट नजर आ रहा है। वो इस चीज को शो करता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ लिखोगे तो ये अप्लाई होगा, अगर नहीं कुछ लिखते तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर अगर मैं लिखूं अभी राउंड बुलेट्स, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो मैंने एंटर कर दिया, दोबारा से न्यू लाइन पे एक नया बुलेट स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता तो वो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से नीचे से वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं वहां पर कुछ लिखता हूँ एंटर प्रेस करके, तभी वो चीज शो होगी। इसके अलावा यहाँ इस बॉक्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक, जैसे हमने वर्डिंग में या नंबर्स में कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी होगी, किसी चीज़ की टाइप्स शो करवानी हो, या हम जैसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे लिखने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत है, ना कि बुलेट्स की ज़रूरत है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बुलेट्स अब यहाँ से डीसेलेक्ट हो गए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जब भी कोई चीज़ यहाँ पर सिलेक्टेड होगी तो वो यहाँ पर आपको ऊपर सिलेक्टेड फॉर्म में नजर आएगी। जब आप उसको दोबारा क्लिक करोगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आगे आप देख सकते हो नंबर्स में
सबसे पहले नॉन का ऑप्शन है, उसके बाद 1 2 3 ब्रैकेट के साथ, फिर ये रोमन लैंग्वेज में है 1 2 3, एबीसी है कैपिटल, एबीसी स्मॉल है, एबीसी डॉट के साथ है और रोमन डॉट के साथ है। तो आप किसी भी फॉर्मेट को जो आपको बेहतर लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अब यूज़ मैं कर रहा हूँ 1 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज करो आउटपुट। सेकंड नंबर मुझे प्रेस नहीं करना पड़ेगा या मुझे 2 लिखना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं प्रोसेसर और लिखता हूँ स्टोरेज। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अभी मैं एंटर करूँगा तो वहाँ पर 5 का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूँगा तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो 5 खत्म हो चुका है और ये 4। इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नीचे पैराग्राफ का ऑप्शन है। अगर किसी कोई आपने पैराग्राफ लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ और लाइंस को ऐड कर देता हूँ कोई भी रैंडम, ये हमारा कोई पैराग्राफ बन जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसकी पोजीशन चेंज हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है सेंटर करने के लिए। अब ये सेंटर में हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा, ये देखो अब आप इसको गैस कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको करता हूँ मैं सेंटर, तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो भी पैराग्राफ था या हेडिंग्स थी वो सेंटर्ड अलाइन हो चुकी हैं। इसको कहते हैं अलाइनमेंट, हमारे फॉर्मेट की अलाइनमेंट, पैराग्राफ की अलाइनमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से अगर मैं करूँगा तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, ये चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए होता है, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट वे में आपका फॉर्मेट जो है उसको अलाइन कर देता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके अलावा ड्राइंग टूल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ड्राइंग टूल्स का हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग टूल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट शेप्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने अप्लाई करना हो, जैसे यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब यहाँ मैं अगर क्लिक करता रहूंगा तो मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वो बॉक्स ही नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं है जिसके अंदर में मुझे लिखना है कुछ। तो ये खाली ब्लैंक स्पेस बन चुकी है अब ये। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये चूंकि टेक्स्ट बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे अपनी लिमिट्स बता रहा है कि कहाँ तक आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। उसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ यहाँ से पकड़ के, ये आप देख सकते हो। तो अगर मैं इस साइड पे भी इसी तरीके का टेक्स्ट बॉक्स चाहता हूँ तो ड्राइंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक टूल है जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है, तो इसको मैं क्लिक करके रखूंगा और जहां तक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट लिखने की जगह आए उस तक मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं कोई ना कोई चीज लिख सकता हूँ ऐसे। और इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, जितना मेरा टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ये चेंज होता रहेगा उस हिसाब से। तो अभी मेरा टेक्स्ट सिर्फ 1 लाइन का है, अगर ये बढ़ेगा 2 लाइंस पे तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने कोई आइडेंटिफाई करना है किसी चीज़ को तो हम लाइंस लगा सकते हैं, इस तरीके की डिफरेंट लाइंस। तो जब हम एक लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो कि है अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको। मेरे पास तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग इसकी आ रही है, जूम की जो क्लास है उसके बारे में। इसको मैं क्लियर कर दूं ज़रा, ये कोई स्टूडेंट बार बार करता रहता है फिर बाद में ये पता ही नहीं चलता कि किसने किया है।
तो यहाँ पर वो फॉर्मेट का एक हमारे पास बॉक्स या टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम देख सकते हैं डिफरेंट जो सेट्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एरोज भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन अगर हम थोड़ी उसकी इंटेंस होनी चाहिए लाइन, तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर हमारे पास। फॉर्मेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे जब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। अभी चूंकि हम होम के टूल बॉक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट एरोज एरोज को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस वे में, जो शेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी तरफ को रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई प्रोसेस हम लगा रहे हो कि इनपुट किसको जा रही है, यहाँ पर एक साइड पे हम लिख देंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुट। तो जो भी हमारी इनपुट होती है, यहाँ पर चूंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है तो मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा। तो ये इंक्रीज मैंने उस पर क्लिक भी किया है और यहाँ से बढ़ भी रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं आ रही। वो चेंज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं इस इनपुट को चाहता हूँ कि ये इंक्रीज हो, ना कि जो भी मैं नेक्स्ट लिखूं। अगर मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो वो इंक्रीज होगा। वो इस वजह से क्योंकि वो चेंजिंग मैंने बाद में की इसको लिखने के, और जो भी चीज बाद में लिखूंगा उस पे वो फॉर्मेट जो है फॉन्ट का वो अप्लाई होगा। अगर मैं इसी चीज पे वो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर इसका साइज इंक्रीज करूंगा और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा यहाँ से। तो जो मैंने अभी दोबारा लिखा था इसको मैंने रेज कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारी इनपुट होती है वो किसके पास जाती है, एक मैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ और इनपुट हमारी जाती है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर, अभी इसका भी साइज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसका मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और इसके अलावा इस पे बोल्ड जो है फॉर्मेट वो अप्लाई करूंगा इस फॉन्ट पे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एरोज के थ्रू हम अपनी डायग्राम्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, कि उनके फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके की डायग्राम्स और लाइंस भी हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये बैंडिंग वाली लाइंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। तो ये इस तरीके से बाकी जो है वो काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अगर ड्रॉप डाउन हम ओपन करें तो यहाँ पर हम रिसेंटली यूज सबसे पहले हमारे पास आ रही जो हमने रिसेंटली यूज की हुई हैं डायग्राम्स या शेप्स। उसके अलावा लाइंस का एक अलग बॉक्स है, रेक्टेंगल्स का एक अलग बॉक्स है, उसके अलावा बेसिक शेप्स का अलग बॉक्स है और ब्लॉक एरोज का है। इक्वेशन शेप्स हैं हमारे पास, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर्स, कोई बैनर्स हमने बैनर लगाना हो उसको अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को अप्लाई कर देंगे और उसका साइज क्या होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ये दरमियान में से खाली रहे तो यहाँ पर हमारे पास एक सबसे पहला ऑप्शन है कलर्ड आउटलाइन। आउटलाइन इसकी कलर्ड रहेगी, बाकी अंदर से ये वाइट रहेगा। उसके अलावा अगर इसको ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर सकते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं इसको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम ड्राइंग के अंदर नेक्स्ट बात करें अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट में जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, सपोज करो ये जो मैंने अभी बैनर सेलेक्ट किया था ये मैं एरो के ऊपर लगा रहा हूँ। तो अरेंजमेंट में क्या होगा कि इसको अगर मैं इसके फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, अगर ये बैक पे है पहले से तो ये इसके फ्रंट पे आ जाएगा। चूंकि अभी ये फ्रंट पे है तो इसलिए इसको मैं क्लिक किया है मैंने सेंड टू बैक। अब ये नीचे जो शेप है उसके पीछे जा चुका है। तो इस तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड किसी चीज़ के आगे आना हो उसने, तो इस तरीके से हम डिफरेंट इस पे सिनेरियोज अप्लाई कर सकते हैं शेप्स के ऊपर।
उसके बाद है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल के अंदर हम कोई थीम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग के अंदर देखा था। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है जब भी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं, तो वो फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स पे हमें ले जाता है कि वहाँ पे उस चीज़ को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर अलग से आप किसी चीज़ को यहाँ पर ही उस पे कोई स्टाइल या कोई किसी तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे भी आप क्विक स्टाइल के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अब ये शेप चूंकि पहले से ही फिल्ड है, तो इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से शेप फिल का कलर, शेप फिल का एक ऑप्शन है, वहां से हम इस पे इसका जो इसके अंदर जो इस शेप के अंदर जो फिल कलर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया है, इसकी आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही जैसे हमने ये एरो बनाया था, एरो का भी अगर शेप हम अंदर से जो उसका कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आउटलाइन, और उसको इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या है, जैसे आप देख सकते हो शैडो का इफेक्ट है, प्रीसेट का इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन हम दे सकते हैं, ये आप देख सकते हो एरो की रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके की डिफरेंट इफेक्ट्स भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब लास्ट जो एडिटिंग का सेक्शन है हमारे पास यहाँ होम के टूल बार के अंदर, वो है एडिटिंग का। तो एडिटिंग के अंदर सबसे पहले है फाइंड करना। फाइंड हम किसी भी स्लाइड के अंदर से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर कोई बुक का पेज हम लिख रहे हैं, कोई अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं और वो हमें दिखने में, पढ़ने में वो मिल नहीं रहा, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और लिखूंगा मैं यहाँ पर कि मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो फाइंड करना चाहता हूँ उसको मैं लिखूंगा, जैसे मैं इनपुट को फाइंड करना चाहता हूँ, तो इनपुट मैं लिख दूंगा यहाँ पर, इनपुट का, और मैंने ये फाइंड नेक्स्ट किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। जहां जहां पर भी इनपुट लिखा होगा वो उसको फाइंड कर लेगा। मतलब कि 13 को हम देंगे। सर ये मैच केस किस अब इसका मतलब ये कि हमारे पास अभी जी बच्चे, क्या पूछ रहे हो? सर ये मैच केस का आया था नीचे ऑप्शन जब आपने रिप्लेस किया था, और वो किस लिए होता है? मैच केस का, अच्छा मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ ताकि ये देखें। मैच केस का मतलब है कि इसके इससे मिलता जुलता अगर कोई लफ्ज है तो उस पे हम टिक कर देंगे तो वो उससे मिलता जुलता कोई लफ्ज हमें दिखा देगा। जैसे इनपुटिंग, अगर आईएनजी भी उसके आगे आता होगा तब भी वो हमें वही वर्ड सर्च कर देगा, या जैसे मैच कर दे, जिस तरह हम कोई कपड़ा लेके जाते हैं उसके साथ नलकी मैच करके लाते हैं, उस तरीके के कोई वर्ड हम देंगे उसके साथ का मैच करके हमें देगा, अगर वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा हो से तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। तो जो जो लिखा है सिर्फ वही अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट अनटिक होते हैं, तो जब अनटिक होते हैं तो ये हमें मैच केस भी दिखाता है और होल वर्ड्स भी दिखाता है। तो अगर हम यहीं से इसको, मतलब फर्ज करो कि अगर मेरे पूरे पैराग्राफ के अंदर 5-6 दफा इनपुट लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अभी आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करके और बाय डिफ़ॉल्ट एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अप्लाई हो गया है, और उसके अंदर इनपुट 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 मैंने 5 दफ़ा पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी मैंने इनपुट लिखे हैं अगर मैं इसको आउटपुट से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस रिप्लेस करने का भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, फाइंड के अंदर भी, और रिप्लेस का एक अलग ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फाइंड वर्ड क्या है, जो चीज सर्च करनी है अगर वो सर्च करेगा, फाइंड नेक्स्ट मैंने किया, ये सारी चीजें उसने सर्च कर ली हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला वर्ड किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस्ड वर्ड लिखूंगा, आउटपुट लिख देता हूँ, तो रिप्लेस के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और ये आप देख सकते हो कि जो चीज़ सिलेक्टेड थी वो आउटपुट हो चुकी है। अगर मैं सारे के सारे इनपुट को आउटपुट में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हो, पावरफुल सर्च,
तो अभी जो सर्च किया है वो नहीं मिल रहा, उसने ये ऑप्शन दिखाया कि जो आपने सर्च किया है वो इस स्लाइड के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन क्या है, जो भी जितनी जगह पे भी मैंने इनपुट लिखा हुआ था वहां वहां पे आउटपुट हो गया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ नीचे भी सारी जगह पे आउटपुट ही आ रहा है। उसके अलावा इसका जो, ये हमारी हो गई होम की, होम के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नीचे एक बार है, बहुत स्मॉल सी बार, इसके अंदर कुछ स्टेटस शो हो रहा है, नंबर ऑफ स्लाइड शो हो रहे हैं कि 5th स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 9th स्लाइड में। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो वर्थ इंपॉर्टेंस है जिसकी, वो है स्लाइड शो का। जब भी मैं किसी भी स्लाइड को फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो एडिटिंग मोड में है। यहाँ पे मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट करके वहां पर अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी चीज पे। लेकिन जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, जब आप भी किसी स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे, तो हमने किस चीज पे क्या करना होता है, हमने स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जब हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो वो एक फुल स्क्रीन के अंदर हमारी स्लाइड आ जाएगी। जब भी प्रेजेंटेशन हमने करनी है तो हम स्लाइड शो पे ही प्रेजेंटेशन करते हैं, ना कि एडिटिंग मोड में। तो अब यहाँ पे चूंकि ये 5th स्लाइड थी और वहां पे मैंने स्लाइड शो का बटन प्रेस किया था, जिस स्लाइड पे भी आप होगे उस पे आप स्लाइड शो का बटन जब प्रेस करोगे तो वो उसी स्लाइड का फुल स्क्रीन व्यू शो कर देगा। यहाँ पे फिर हम एरोज को यूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे कॉर्नर्स में हमारे पास कुछ नेविगेशन आती है कि हम पिछली स्लाइड पे जाना चाहते हैं, अगली स्लाइड पे हम माउस के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेजर पॉइंटर का एक ऑप्शन आता है और नीचे एक पेन का ऑप्शन है, हाइलाइटर का ऑप्शन है। हाइलाइटर से हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैंने किसी चीज़ को एम्फसाइज करना हो आपके सामने कि ये देखो या ये देखो, तो इस तरीके से हम ये स्लाइड शो के अंदर हम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर इरेज करना है, जो चीज़ मैंने लगाई है उसको इरेज करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। उसके अलावा लेज़र पेन मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर यूज़ करता हूँ। जी, हाफिज़ मोहम्मद अंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कोई वीडियो वगैरह ऐड करनी हो तो वो किस तरह करते हैं? मतलब कोई स्लाइड्स के नीचे उसी से रिलेटेड बंदा कोई वीडियो वगैरह ऐड कर ले, हाँ मतलब जी, यूट्यूब वीडियो से भी या ऐड कर सकते हैं हम, वो इंसर्ट के ऑप्शन में है। वो होम से अगला ऑप्शन है, कल उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। हम वीडियोस भी ऐड करेंगे, हम ट्रांजिशंस भी देखेंगे, स्लाइड्स की ट्रांजिशंस, एनिमेशंस किस तरह से ऐड करते हैं वो भी देखेंगे, और पिक्चर्स किस तरह से ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। राइट सर, राइट सर। बाकी सर समझ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने थैंक जब यू। स्लाइड शो में से वापस जाना होता है एडिटिंग मोड में वापस, तो हम escape का बटन दबाते हैं जो कीबोर्ड के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर होता है। ESC लिखा होता है, उसका मतलब होता है escape। जिस चीज़ से भी आप escape करना चाहते हो उसको आप प्रेस करोगे। अब आपने देखा जब हम स्लाइड शो में थे तो हमने ये बॉक्स नहीं वहां पर देखा, क्योंकि ये एडिटिंग बॉक्स है, अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए ये स्लाइड शो के अंदर हमें नजर नहीं आएगा। तो ये आज का लेक्चर इतना ही है। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है अभी। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर, आगे समझ। समझ आई है कि कुछ भी नहीं समझ आई? दो ही चीजें होती हैं, या तो कुछ भी नहीं समझ आया होता है या तो सारा कुछ ही समझ आ गया होता है जब क्वेश्चन नहीं नहीं होता। सर, सारा समझ आ गया अच्छा सर। है। यस सर, आइए आज समझ। चलें सर ठीक। एक आपका ही तो लेक्चर है जो समझ आता है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया कि नहीं? नहीं सर, सही बात कह रहे हैं सर। चलें ठीक है। कंप्यूटर। ठीक है, आज का इतना ही लेक्चर है, बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक तक हम पावर पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वर्ड को स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा हम डेटाबेस को देखेंगे। जो MS एक्सेस होता है वो हमें छोटी सी डेटाबेस प्रोवाइड करता है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। उसको देखेंगे, एक्सेल को थोड़ा सा देखेंगे, ताकि मेन मेन चीज़ें, अगर आपने अपनी फील्ड में भी आप कोई लिस्ट बनाते हो या कोई कैलकुलेशंस करते हो, जैसे स्टूडेंट के नंबर लिस्ट बनाते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी जो थ्योरी थी हमारी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। वो आपने आगे कहीं भी नहीं यूज़ करनी। आपको किसी ने नहीं पूछना कि कंप्यूटर किसने इजाद किया, आपको किसी ने नहीं पूछना कि कंप्यूटर पे कितने बटन्स होते हैं। आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी मैं अब मिड के बाद मेरी यही कोशिश है
कि मैं आपको अब वो चीज़ें सिखाऊं जो आपको आपकी फील्ड में भी आगे कंप्यूटर यूज़ करते हुए काम है। यस सर, हमें असाइनमेंट ही नहीं बनानी आती कंप्यूटर के ऊपर, हमें टाइपिंग ही नहीं करनी आती, कैसे करते हैं? थैंक यू सर। चलें ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट भी हम इस पे पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, असाइनमेंट्स भी वर्ड पे भी बना सकते हैं और पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं। कल को हम एक कोई टॉपिक ले लेंगे बुक में से और उसको मैं इस पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको, और जिस जिस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें डिलीट करनी है, वो सारी चीज़ें साथ साथ हम करते रहेंगे। सर जी इजी किस पे है, पावर पॉइंट पे या वर्ड पे? दोनों में बहुत इजी है, लेकिन ज्यादा मुझे मुझे अपने तौर पे ज्यादा अच्छा लगता है पावर पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें, एनिमेशंस ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं चीजों को। पावर पॉइंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, वो उसके अलावा कुछ नहीं। सर जी एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछें। सर जी मेन हेडिंग और उसके बाद सब हेडिंग फिर सब हेडिंग वो कैसे करते हैं, यानी कि बुलेट्स भी ऐड कर दें उसमें, हाँ जी और मेन हेडिंग फिर सब हेडिंग फिर सब हेडिंग। ठीक है, वो ज्यादा चीजें हम इस तरह की करते हैं पावर वर्ड के अंदर, क्योंकि वर्ड के अंदर जैसे सपोज करो अगर मैंने अपना थीसिस लिखा था, तो उसके अंदर मेरे पास एक थीसिस की हेडिंग थी, मेरे थीसिस का जो नाम था, उसके अलावा जो उसका चैप्टर्स के नाम थे, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, और इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स थे, वो हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स वो बनती थी, उसके अंदर सब हेडिंग्स आती थी। इस चीज को पावर वर्ड के अंदर हम बनाते हैं, क्योंकि